नमस्कार साथियों, नवमीत पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की क्लास वस्त्र विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय रंगाई और छपाई पर आधारित है। क्या आप जानते हैं कि पहला सिंथेटिक रंग कौन सा था और उसे किसने बनाया? आइस कलर्स किसे कहते हैं और डॉक्टर ब्लेड का रोलर प्रिंटिंग में क्या काम है? इन सब का डिटेल इसी क्लास में मिलेगा, इसलिए अंत तक बने रहिए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी जटिल प्रक्रिया को समझने से पहले उसकी नींव को, उसके फंडामेंटल्स को समझना बहुत जरूरी होता है। इसलिए हम रंगाई और छपाई की अलग-अलग विधियों में जाने से पहले सबसे पहले रंगों के मूल वर्गीकरण यानी कि उनके क्लासिफिकेशन को समझेंगे। ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर ये रंग आते कहाँ से हैं और उन्हें किन-किन श्रेणियों में बांटा गया है। सोचिए जरा, जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि कौन सा रंग किस रेशे के लिए उपयुक्त है या किस रंग को पक्का करने के लिए किस केमिकल की जरूरत है, हम सही तरीके से रंगाई कर ही नहीं सकते। और हाँ, यहीं से आपके कई परीक्षा के प्रश्न बनते हैं, जैसे कि प्रोटीन फाइबर के लिए कौन सा रंग सबसे अच्छा है या पहले संश्लेषित रंग की प्रकृति क्या थी। इन सभी सवालों के जवाब इसी वर्गीकरण में छुपे हैं। तो चलिए ध्यान से समझते हैं। चलिए, इस चार्ट को ध्यान से देखिए। अपनी कॉपी और पेन तैयार रखिए क्योंकि यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण नोट्स बनने वाले हैं। ये रंगों के वर्गीकरण का सबसे सरल और सबसे महत्वपूर्ण चार्ट है। देखिए, रंगों को मुख्य रूप से दो बड़े भागों में बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक यानी नेचुरल डाइज, जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, जैसे पेड़ पौधों से, जीव जंतुओं से या फिर खनिजों से। और दूसरा है संश्लेषित या कृत्रिम रंग, जिन्हें हम सिंथेटिक डाइज कहते हैं और जो प्रयोगशालाओं में यानी लैब्स में बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, जो लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है, वो संश्लेषित रंग की खोज से जुड़ा है। इसे अपनी कॉपी में स्टार मार्क करके नोट कर लीजिए। संश्लेषित रंगों की खोज विलियम हेनरी पर्किन ने की थी। नाम याद रखिए, विलियम हेनरी पर्किन। साल था 1856 यानी 19वीं शताब्दी। ये भी पूछा जाता है कि ये रंग किससे बनाए जाते हैं, तो इसका उत्तर है कोलतार से। जी हाँ, कोलतार जो सड़क बनाने में इस्तेमाल होता है, उसी से ये रंग बनाए गए थे। ये तीन बातें, विलियम हेनरी पर्किन, 1856 और कोलतार, ये आपको हमेशा याद रखनी है। सोचिए, इस एक खोज ने पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्रांति ला दी थी। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक रंग बहुत महंगे थे, उनका उत्पादन सीमित था और उनके रंग भी बहुत पक्की नहीं होते थे। लेकिन ये संश्लेषित रंग सस्ते थे, इन्हें बड़े पैमाने पर बनाया जा सकता था, इनके रंग बहुत पक्के थे और हजारों नए नए शेड्स बनाना भी संभव हो गया था। इसी वजह से आज हम जो भी कपड़े पहनते हैं, उनमें से 99% संश्लेषित रंगों से ही रंगे होते हैं। अब हम प्राकृतिक रंगों के स्रोतों को थोड़ा विस्तार से देखेंगे। जैसा कि आप स्लाइड पर देख सकते हैं, प्राकृतिक रंगों को उनके स्रोत के आधार पर 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला है वानस्पतिक यानी वेजिटेबल डाइज, जो हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं। ये पौधों के अलग अलग हिस्सों से मिल सकते हैं, जैसे जड़ से, तने की छाल से, पत्तियों से, फूलों से या फिर फलों से। इसके कुछ बहुत ही सामान्य उदाहरण हैं: हल्दी से पीला रंग, टेसू के फूल से नारंगी रंग, मेहंदी से भूरा लाल रंग, केसर से सुनहरा पीला, हरसिंगार के फूलों से भी नारंगी रंग मिलता है। अनार का छिलका भी बहुत अच्छा पीला भूरा रंग देता है। और नील तो आप जानते ही हैं, प्राचीन काल से भारत में इसकी खेती होती थी और ये एक बहुत ही कीमती नीला रंग देता था। दूसरा प्रकार है प्राणिज यानी एनिमल डाइज, जो हमें जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इसमें 2 उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण हैं और अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला है कोचिनियल, जो एक प्रकार के कीड़े से मिलता है जो कैक्टस पर पलता है और इससे बहुत ही सुंदर और गहरा लाल रंग बनता है। दूसरा है टायरियन पर्पल, ये एक विशेष प्रकार की समुद्री मछली से प्राप्त होता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 1 ग्राम रंग बनाने के लिए हजारों मछलियों को मारना पड़ता था। इसी वजह से प्राचीन रोम में ये रंग इतना महंगा था कि सिर्फ राजा महाराजा और शाही लोग ही इसे पहन सकते थे। इसीलिए इसे शाही रंग या रॉयल पर्पल भी कहा जाता था। और तीसरा स्रोत है खनिज यानी मिनरल डाइज, जो हमें धरती से खनिजों के रूप में मिलते हैं। इसके उदाहरण हैं जंग, लोहे की जंग से खाकी या भूरा रंग मिलता है, और प्रूशियन ब्लू, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध नीला पिगमेंट है। ये सभी रंग पर्यावरण के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया, व्यावसायिक स्तर पर इनका उत्पादन बहुत महंगा और मुश्किल होता है। चलिए, अब हम अपने सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, जो है संश्लेषित रंगों के प्रकार।
जैसा कि मैंने पहले बताया, आज की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी तरह से इन्हीं रंगों पर निर्भर है और आपकी परीक्षाओं के लिए भी ये भाग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ हम अलग अलग तरह के रंगों के बारे में पढ़ेंगे। कुछ पानी में घुलते हैं, कुछ नहीं, कुछ को गर्मी चाहिए, कुछ को ठंडे में रंगा जाता है, कुछ रंग रेशे के साथ सिर्फ दोस्ती करते हैं तो कुछ मजबूत रासायनिक बंधन बना लेते हैं। अब हम एक एक करके इन रंगों के गुण, उपयोग और उनकी रासायनिक प्रक्रिया को विस्तार से समझेंगे। हर एक रंग से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु अपनी कॉपी में जरूर नोट करते चलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं अम्लीय रंग यानी एसिड डाइज की। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इन रंगों की प्रकृति अम्लीय होती है। इनका सबसे बड़ा गुण ये है कि ये पानी में घुलनशील यानी वाटर सॉल्युबल होते हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इनका उपयोग मुख्य रूप से प्रोटीन फाइबर पर किया जाता है। याद रखिएगा, प्रोटीन फाइबर। प्रोटीन फाइबर कौन से होते हैं? वो जो हमें जानवरों से मिलते हैं, जैसे कि ऊन जो भेड़ से मिलती है और रेशम जो रेशम के कीड़े से मिलता है। नायलॉन जो एक सिंथेटिक फाइबर है, उसकी संरचना भी प्रोटीन जैसी होती है, इसलिए उस पर भी इसका उपयोग होता है। इन रंगों को कपड़े पर पक्का करने के लिए एक अम्लीय माध्यम जैसे सिरका या एसिड की जरूरत होती है और ये रेशे के साथ आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। अब आते हैं क्षारीय रंग यानी बेसिक डाइज पर। यहाँ पर सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा उन्मुख बिंदु ये है कि जो पहला संश्लेषित रंग था, जिसका नाम मॉफ था, वो एक क्षारीय रंग ही था। इसकी खोज विलियम पर्किन ने की थी, जैसा हमने पहले पढ़ा। इन रंगों का उपयोग वानस्पतिक रेशों पर किया जाता है। वानस्पतिक रेशे कौन से होते हैं? जो पेड़ पौधों से मिलते हैं, जैसे कि जूट, सूती और रेयॉन। अब जो अगली बात है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से समझिए। क्षारीय रंगों को सीधे कपड़े पर नहीं चढ़ाया जा सकता, ये उस पर टिकते नहीं हैं। इन्हें कपड़े पर पक्का करने के लिए एक सहायक पदार्थ की जरूरत होती है, जिसे मॉर्डेंट या हिंदी में बंधक कहते हैं। ये मॉर्डेंट रंग और रेशे के बीच एक पुल का काम करता है, दोनों को पकड़ कर रखता है। टैनिक एसिड इसका एक अच्छा उदाहरण है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे दीवार पर पेंट करने से पहले प्राइमर लगाया जाता है। प्राइमर क्या करता है? वो दीवार और पेंट के बीच एक मजबूत पकड़ बनाता है ताकि पेंट उतरे नहीं। ठीक वैसे ही यहाँ मॉर्डेंट का काम होता है, रंग को रेशे पर स्थायी रूप से चिपकाना। ये मॉर्डेंट शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। इस स्लाइड पर हम दो बहुत ही सामान्य रूप से इस्तेमाल होने वाले रंगों की तुलना करेंगे, प्रत्यक्ष रंग और सल्फर रंग। पहले बाईं ओर देखिए, बात करते हैं प्रत्यक्ष रंग यानी डायरेक्ट डाइज की। इन्हें लवण रंग यानी सॉल्ट डाई या सब्सटेंशिव डाई भी कहा जाता है। ये नाम याद रखिएगा, परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। इनकी प्रकृति की बात करें तो ये पानी में आसानी से घुलनशील होते हैं और काफ़ी सस्ते होते हैं, जिस वजह से इनका बहुत उपयोग होता है। इनको कपड़े पर चढ़ाने और पक्का करने के लिए नमक और सोडा ऐश का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इनकी एक बहुत बड़ी कमी है और वो ये है कि इनका रंग धुलाई के प्रति पक्का नहीं होता, यानी बार बार धोने से इनका रंग निकलने लगता है। आपने देखा होगा, कुछ सस्ते सूती कपड़े पहली दूसरी धुलाई में ही रंग छोड़ने लगते हैं। वो अक्सर डायरेक्ट डाइज से रंगे होते हैं। अब दाईं ओर देखिए, सल्फर रंग। इनकी प्रकृति प्रत्यक्ष रंगों से बिल्कुल अलग है। ये पानी में अघुलनशील होते हैं। अब आप सोचेंगे कि अगर ये पानी में घुलेंगे नहीं तो कपड़े पर चढ़ेंगे कैसे? ये तो बड़ा सवाल है। तो इसके लिए एक विशेष विधि अपनाई जाती है। इन्हें घुलने के लिए एक जादुई केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे अपचायक यानी रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, जैसे कि सोडियम सल्फाइड। ये अपचायक रंग के अणुओं की संरचना को अस्थायी रूप से बदल देता है और उसे पानी में घुलने लायक बना देता है। फिर कपड़ा उसे सोख लेता है और जब कपड़े को बाहर निकालकर हवा में सुखाते हैं तो हवा की ऑक्सीजन उस जादुई केमिकल के असर को खत्म कर देती है और रंग वापस अपनी पुरानी अघुलनशील अवस्था में आ जाता है और कपड़े पर पक्का हो जाता है। इनका उपयोग सूती और लिनन जैसे रेशों पर होता है और इनसे आमतौर पर गहरे रंग जैसे काला, नीला और मरून ही बनाए जाते हैं, जैसे आपकी डेनिम जीन्स का रंग। ये रंग सस्ते होते हैं और इनका रंग धुलाई के प्रति काफी पक्का होता है। अब हम बात करेंगे वैट रंगों की, यानी वैट डाइज की। ये रंग अपनी जटिल प्रक्रिया और बहुत ही पक्के रंग के लिए जाने जाते हैं। पक्के से मेरा मतलब है शायद सबसे पक्के। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है नील यानी इंडिगो, जो प्राचीनतम और सबसे पक्के रंगों में से एक है। इसकी प्रक्रिया को समझने के लिए इस चक्र को ध्यान से देखिए। ये सल्फर रंगों की तरह ही काम करते हैं, लेकिन और भी ज्यादा मजबूती से। प्रक्रिया शुरू होती है अघुलनशील रंग से, जो पाउडर के रूप में होता है। इसे सीधे कपड़े पर नहीं लगा सकते। फिर इसे कास्टिक सोडा
और हाइड्रोज जैसे शक्तिशाली रिड्यूसिंग एजेंट के साथ मिलाया जाता है। इस प्रक्रिया को रिडक्शन कहते हैं। याद रखिए, रिडक्शन का मतलब है रंग को घुलनशील बनाना। इससे रंग घुलनशील अवस्था में आ जाता है, जिसे ल्यूको कंपाउंड कहते हैं। इस अवस्था में रंग अक्सर बेरंग या हल्के पीले रंग का हो जाता है। अब इस अवस्था में कपड़े को इस घोल में डुबोया जाता है और कपड़ा रंग को सोख लेता है। इसके बाद कपड़े को घोल से निकालकर हवा में सुखाया जाता है। अब आता है जादू। हवा के ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है। ऑक्सीडेशन मतलब रिडक्शन का उल्टा। इससे रंग वापस अपनी अघुलनशील अवस्था में आ जाता है और कपड़े के रेशों के अंदर स्थायी रूप से फंस जाता है, और साथ ही उसका असली गहरा नीला रंग भी वापस आ जाता है। यही रिडक्शन ऑक्सीडेशन का चक्र वैट रंगों को इतना मजबूत और पक्का बनाता है। ये सूती और लिनन के लिए सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को याद रखना बहुत जरूरी है। पहले रिडक्शन से घोलो, फिर ऑक्सीडेशन से पक्का करो। इस स्लाइड में हम 3 और महत्वपूर्ण संश्लेषित रंगों को समझेंगे। सबसे पहले है एज़ोइक या नेफ्थोल रंग। इसके अन्य नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन्हें आइस कलर्स यानी बर्फ के रंग या मैजिक डाई यानी जादुई रंग भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी रंगाई की प्रक्रिया ठंडी विधि से होती है, जिसमें गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती। और जादुई इसलिए क्योंकि इसमें रंग कपड़े के ऊपर ही बनता है। सोचिए, इसमें 2 अलग-अलग बेरंग घोल होते हैं। पहले कपड़े को नेफ्थोल के एक बेरंग घोल में डुबोया जाता है और फिर उसे एक बेस के दूसरे बेरंग घोल से गुजारा जाता है। और जैसे ही कपड़ा दूसरे घोल में जाता है, तुरंत जादू की तरह रंग कपड़े के ऊपर ही बन जाता है। ये बहुत तेज और चटक रंग देते हैं। अब दूसरा देखिए, प्रतिक्रियाशील रंग यानी रिएक्टिव डाइज। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये रंग रेशे के साथ सीधी रासायनिक प्रतिक्रिया करते हैं। ये बाकी रंगों की तरह रेशे पर सिर्फ बैठते नहीं हैं, बल्कि रेशे के अणुओं के साथ एक मजबूत सहसंयोजक बॉन्ड यानी कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। ये एक तरह से रेशे का हिस्सा ही बन जाते हैं। इस मजबूत बंधन के कारण इनका रंग बहुत ही ज्यादा पक्का होता है। धोने से, धूप से, पसीने से ये रंग आसानी से नहीं निकलते। ये सूती वस्त्रों के लिए बहुत लोकप्रिय हैं। तीसरा है डिस्पर्स रंग। अब सोचिए, पॉलीएस्टर या नायलॉन की साड़ी या शर्ट पर रंगाई कैसे होती होगी। ये कपड़े तो प्लास्टिक जैसे होते हैं, पानी को सोखते ही नहीं, तो इन पर सामान्य रंग काम नहीं करते। इन्हीं के लिए विशेष रूप से डिस्पर्स रंग बनाए गए हैं। ये रंग पानी में बहुत कम घुलते हैं, तो इन्हें कपड़े पे चढ़ाने के लिए एक विशेष तरीका अपनाया जाता है। रंग को बहुत उच्च तापमान और दबाव पर एक घोल में फैलाया या डिस्पर्स किया जाता है, जिससे रंग के छोटे छोटे कण रेशे के अंदर घुस जाते हैं। ये खास तौर पर सिंथेटिक फाइबर के लिए ही हैं। अभी तक हमने रंगों के प्रकार समझे। अब हम ये जानेंगे कि वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया में रंगाई किस किस चरण पर की जा सकती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यावसायिक निर्णय होता है। सोचिए, एक कपड़ा बनने की प्रक्रिया क्या है। पहले रेशा होता है, रेशे से धागा बनता है और धागे से कपड़ा बुना जाता है। तो सवाल ये है कि हम रंगाई किस स्टेज पर करें। क्या रेशे को ही रंग दें, या धागे को रंगें, या फिर पूरा कपड़ा बनने के बाद उसे रंगें। हर चरण पर रंगाई करने के अपने फायदे और नुकसान हैं, और इससे कपड़े की गुणवत्ता, डिजाइन की संभावनाओं और सबसे जरूरी उसकी कीमत पर सीधा असर पड़ता है। चलिए इन अवस्थाओं को विस्तार से समझते हैं। इस फ्लो डायग्राम को ध्यान से देखिए। ये रंगाई की 3 मुख्य अवस्थाओं को दिखाता है। सबसे पहली और सबसे शुरुआती अवस्था है रेशे की रंगाई यानी स्टॉक डाइंग। इसमें कच्चे रेशे जैसे कपास की रुई या ऊन को धागा बनाने से भी पहले रंग लिया जाता है। आप तस्वीर में देख सकते हैं रंगीन रुई। ये सबसे महंगी विधि है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारा रंग बर्बाद होता है और प्रक्रिया लंबी है। लेकिन इसका फायदा ये है कि इससे रंग रेशे के अंदर तक चला जाता है और सबसे पक्का होता है। बहुत महंगे ऊनी कोट और ट्वीड फैब्रिक इसी विधि से बनाए जाते हैं। दूसरी अवस्था है धागे की रंगाई यानी यार्न डाइंग। इसमें रेशे से धागा बनने के बाद, लेकिन कपड़ा बुनने से पहले धागे को रंगा जाता है। आपकी डेनिम जीन्स इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जिसमें नीला धागा और सफ़ेद धागा होता है। इस विधि का उपयोग चेक और धारियों वाले डिज़ाइन जैसे शर्ट या साड़ी का कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है, जहां अलग अलग रंग के धागों को एक साथ बुना जाता है। तीसरी और सबसे आम अवस्था है वस्त्र की रंगाई यानी पीस डाइंग। इसमें पूरा थान बुनने के बाद उसे एक साथ रंगा जाता है। आपकी ज्यादातर एक रंग की टी शर्ट्स या बेडशीट्स इसी विधि से रंगी जाती हैं।
ये सबसे सस्ती और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली विधि है, क्योंकि इसमें निर्माता मांग के अनुसार कोई भी रंग कर सकता है। अब नीचे नोट बॉक्स में 2 विशेष प्रकारों को देखिए जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है क्रॉस डाइंग। इसका उपयोग तब होता है जब कपड़ा 2 अलग-अलग प्रकार के रेशों से बना हो, जैसे कॉटन और वूल का मिश्रण। जब इसे एक विशेष डाई में डुबोया जाता है तो डाई ऐसी होती है जो सिर्फ वूल को रंगती है, कॉटन को नहीं। तो परिणाम क्या होगा? वूल वाला धागा रंगीन हो जाएगा और कॉटन वाला सफेद ही रहेगा, जिससे एक 2 रंगा प्रभाव पैदा होता है। दूसरा है यूनियन डाइंग। यह भी मिश्रित रेशों वाले कपड़े के लिए है, लेकिन इसमें उद्देश्य उल्टा होता है। यहाँ भी कपड़ा कॉटन और वूल का है, लेकिन हम चाहते हैं कि पूरा कपड़ा एक समान दिखे, तो इसमें ऐसे रंगों के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है जिससे कॉटन और वूल दोनों अलग-अलग रेशे एक ही रंग में समान रूप से रंग जाएं। इसका लक्ष्य है एक समान सॉलिड रंग देना। अब हम अपने अगले विषय पर आते हैं, जो है छपाई यानी प्रिंटिंग। अब तक हम बात कर रहे थे रंगाई की। रंगाई और छपाई में एक मूल अंतर है, इसे अच्छे से समझ लीजिए। रंगाई में हम पूरे कपड़े को एक समान रंग में रंगते हैं, जैसे एक नीली टी-शर्ट या एक लाल दुपट्टा। कपड़े का हर एक रेशा रंगा जाता है, जबकि छपाई में रंग को कपड़े की सतह पर किसी निश्चित डिजाइन या पैटर्न के अनुसार लगाया जाता है, जैसे आपकी टी-शर्ट पर बना हुआ कोई फूल या कोई कार्टून। यहाँ पूरा कपड़ा नहीं रंगा गया, सिर्फ कुछ जगहों पर डिजाइन बनाया गया। इसलिए हम कहते हैं कि छपाई रंग का एक स्थानीय अनुप्रयोग यानी लोकलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ कलर है। चलिए अब हम छपाई की प्रमुख विधियों को एक-एक करके समझते हैं। छपाई की सबसे प्राचीन और पारंपरिक विधियों में से एक है ठप्पा छपाई यानी ब्लॉक प्रिंटिंग। भारत में यह कला बहुत प्रसिद्ध है, खासकर जयपुर और सांगानेर के कारीगर इसमें माहिर हैं। इस विधि में लकड़ी के गुटकों का उपयोग किया जाता है। ये गुटके सागवान या शीशम की मजबूत लकड़ी के बने होते हैं, जिन पर डिजाइन को हाथ से छेनी हथौड़ी की मदद से लगभग आधा इंच गहरा उकेरा जाता है। हर रंग के लिए एक अलग ब्लॉक होता है। प्रक्रिया देखने में बहुत सरल है, लेकिन इसमें बहुत कौशल और धैर्य लगता है। कारीगर लकड़ी के ठप्पे को रंग के गाढ़े पेस्ट में डुबोता है और फिर उसे सावधानी से कपड़े पर रखकर हाथ से एक समान दबाव डालता है। फिर दूसरा रंग, फिर तीसरा। धीरे धीरे एक सुंदर पैटर्न उभरता है। यह पूरी तरह से हस्तनिर्मित प्रक्रिया है, इसलिए इसमें समय और कौशल दोनों लगते हैं, और हर पीस में थोड़ी बहुत भिन्नता होती है जो मशीन से बने कपड़े में नहीं मिलती। यही इसकी खूबसूरती है। अब हम छपाई की 2 आधुनिक और व्यावसायिक विधियों की बात करेंगे, जिनसे बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। पहली है रोलर छपाई। इसकी खोज 1785 में बेल नामक व्यक्ति ने की थी। यह एक मशीन आधारित प्रक्रिया है। जैसे अखबार छपता है, वैसे ही इससे बहुत तेजी से बड़ी मात्रा में कपड़े की छपाई की जा सकती है। इसमें तांबे के बड़े बड़े भारी रोलर्स का उपयोग होता है, जिन पर डिजाइन खुदा होता है। हर रंग के लिए एक अलग रोलर होता है। अब इस प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, वो है डॉक्टर ब्लेड। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये एक स्टील की पतली पत्ती होती है जो घूमते हुए रोलर की सतह से अतिरिक्त रंग को एकदम साफ खुरचकर हटा देती है। इसका काम बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये अतिरिक्त रंग नहीं हटेगा तो कपड़े पर डिजाइन की जगह रंग का धब्बा लग जाएगा। ये सुनिश्चित करती है कि कपड़े पर सिर्फ वही रंग लगे जो डिजाइन के खुदे हुए हिस्सों में है। नाम याद रखिएगा, डॉक्टर ब्लेड। अब बात करते हैं स्क्रीन छपाई की। यह बहुत ही आम तकनीक है। इसमें लकड़ी या धातु के एक फ्रेम पर नायलॉन या सिल्क की जाली कसकर लगी होती है। डिजाइन के अनुसार जाली के कुछ हिस्सों को एक केमिकल से बंद कर दिया जाता है। फिर इस फ्रेम या स्क्रीन को कपड़े पर रखकर एक रबड़ के वाइपर, जिसे स्क्वीजी कहते हैं, उसकी मदद से रंग के पेस्ट को जाली के ऊपर फैलाया और दबाया जाता है। रंग केवल जाली के खुले हुए हिस्सों से निकलकर कपड़े पर डिजाइन बना देता है। इस विधि का उपयोग बड़े और बोल्ड डिजाइन छापने के लिए बहुत किया जाता है, जैसे आपकी टी-शर्ट्स पर बने बड़े बड़े प्रिंट्स। रोलर और स्क्रीन प्रिंटिंग के अलावा भी छपाई की कई अन्य विधियां हैं। चलिए उनमें से कुछ को समझते हैं। पहली है स्टेंसिल छपाई। इसकी उत्पत्ति जापान में हुई मानी जाती है। इसमें कागज, प्लास्टिक या धातु की शीट पर डिजाइन काटकर उसे कपड़े पर रखा जाता है और फिर ऊपर से ब्रश या स्प्रे से रंग लगाया जाता है। आपने अपने स्कूल प्रोजेक्ट्स में इसका इस्तेमाल जरूर किया होगा। दूसरी है ड्यूप्लेक्स छपाई। ड्यूप्लेक्स का मतलब होता है दोनों तरफ। ये एक विशेष मशीन द्वारा की जाती है जो कपड़े के दोनों तरफ, आगे और पीछे एक साथ छपाई करती है। इससे कपड़ा दोनों तरफ से एक जैसा दिखता है। तीसरी है ब्लॉच छपाई।
ये रोलर प्रिंटिंग का एक प्रकार है जिसमें डिजाइन और उसकी पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड दोनों को एक ही समय में छापा जाता है। इसमें एक रोलर बैकग्राउंड का रंग छापता है और दूसरा रोलर उसी समय उसके ऊपर डिजाइन छापता है। इससे काम तेजी से होता है। चौथी और बहुत ही रोचक विधि है फ्लॉक छपाई। इससे कपड़े पर एक मखमली एहसास आता है। इसमें पहले कपड़े पर एक चिपचिपे पदार्थ से डिजाइन बनाया जाता है और फिर उसके ऊपर रेयॉन या नायलॉन के बहुत ही महीन रेशों, जिन्हें फ्लॉक कहते हैं, को छिड़का जाता है। ये रेशे गोंद पर चिपक जाते हैं और सूखने पर एक मखमल जैसी उभरी हुई सतह बनाते हैं। आपने शादी के कार्ड या कुछ फैंसी टी शर्ट्स पर ऐसा उभरा हुआ मखमली प्रिंट जरूर देखा होगा। अब हम रंगाई और छपाई की एक विशेष और बहुत ही कलात्मक श्रेणी के बारे में बात करेंगे, जिसे अवरोधक तकनीक यानी रेजिस्ट टेक्निक कहते हैं। रेजिस्ट का मतलब होता है रोकना या विरोध करना। इस तकनीक का मूल सिद्धांत यही है कि कपड़े के कुछ हिस्सों पर रंग को पहुंचने से रोकना या अवरोध पैदा करना। सोचिए, आप दीवार पर पेंट कर रहे हैं और आपको खिड़की के शीशे को बचाना है। आप क्या करेंगे? आप उस पर अखबार चिपका देंगे। फिर जब आप पेंट करेंगे तो दीवार पर रंग चढ़ जाएगा, लेकिन अखबार की वजह से शीशे पर नहीं चढ़ेगा। बस यही सिद्धांत यहाँ काम करता है। कपड़े पर मोम, धागे या लई जैसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। जब कपड़े को रंगा जाता है तो जिन हिस्सों पर ये अवरोधक लगा होता है वे रंगहीन रह जाते हैं और एक सुंदर पैटर्न बनता है। चलिए इसके कुछ प्रसिद्ध उदाहरण देखते हैं। अवरोधक छपाई का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है बाटिक। यहाँ से कई महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले, इसकी उत्पत्ति इंडोनेशिया के जावा और सुमात्रा द्वीपों में हुई। यह एक प्रकार की अवरोधक रंगाई है। इसमें अवरोधक के रूप में पिघले हुए मोम यानी वैक्स का उपयोग किया जाता है। इस गर्म पिघले हुए मोम को एक विशेष उपकरण जिसका नाम जांटिंग है, उसकी मदद से कपड़े पर लगाया जाता है। जांटिंग एक पेन जैसा होता है जिसमें एक छोटा सा टोंटी होती है जिससे मोम की बारीक रेखाएं बनाई जा सकती हैं। जहां जहां मोम लगता है वो हिस्सा ढक जाता है। फिर कपड़े को ठंडे पानी वाले रंग में डुबोया जाता है। मोम लगे हुए हिस्से पर रंग नहीं चढ़ता। रंगाई के बाद कपड़े को गर्म पानी में डालकर मोम हटा दिया जाता है। बाटिक की एक खास पहचान है इसका क्रैक्ड इफेक्ट। जब मोम लगा कपड़ा रंग में डुबोया जाता है तो सूखा हुआ मोम थोड़ा सा चटक जाता है, उसमें बारीक दरारें पड़ जाती हैं। उन दरारों से थोड़ा सा रंग अंदर चला जाता है जिससे बारीक नसों जैसा एक सुंदर डिजाइन बनता है जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देता है। यही इसका सिग्नेचर लुक है। अवरोधक तकनीक का एक और बहुत ही सुंदर और लोकप्रिय भारतीय उदाहरण है बंधेज या बांधनी, जिसे टाई एंड डाई भी कहते हैं। इसका सिद्धांत बहुत सरल है। कपड़े के छोटे छोटे हिस्सों को उंगली से पकड़कर उन्हें धागे से बहुत कसकर बांध दिया जाता है। धागे के दबाव के कारण बंधे हुए हिस्से में रंग प्रवेश नहीं कर पाता। जब कपड़े को रंग कर और सुखाकर धागों को खोला जाता है तो बंधे हुए स्थान पर सुंदर गोल या चौकोर डिजाइन बन जाते हैं। यह कला विशेष रूप से राजस्थान और गुजरात में बहुत प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं इसके एक बहुत ही जटिल और उत्कृष्ट रूप की, जो है गुजरात के पाटन का पटोला। पटोला डबल इकत तकनीक का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब ये इकत क्या होता है? इकत में कपड़े को नहीं बल्कि कपड़ा बुनने से पहले धागों को बांधकर रंगा जाता है, और डबल इकत में तो ताने और बाने दोनों के धागों को बुनने से पहले अलग अलग बहुत ही सटीक गणना के साथ बांधकर रंगा जाता है, ताकि जब उन धागों को बुना जाए तो एक पूर्व निर्धारित डिजाइन जैसे हाथी या फूल अपने आप बन जाए। यह बहुत ही कठिन और समय लेने वाली प्रक्रिया है और इसीलिए असली पटोला साड़ियाँ इतनी महंगी और कीमती होती हैं। ये स्लाइड परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे बहुत ध्यान से समझिए। इसमें हम दो तकनीकों की तुलना कर रहे हैं जो अक्सर छात्रों को भ्रमित करती हैं, डिस्चार्ज छपाई और अवरोधक छपाई। दोनों का परिणाम देखने में एक जैसा लग सकता है, यानी गहरे बैकग्राउंड पर हल्का डिज़ाइन, लेकिन इनकी प्रक्रिया बिल्कुल विपरीत है। पहले डिस्चार्ज छपाई को समझिए। डिस्चार्ज का मतलब है हटाना। इसमें कपड़े को पहले किसी गहरे रंग, मान लीजिए नीले रंग में, पूरा रंग लिया जाता है। अब हमारे पास एक पूरा नीला कपड़ा है। इसके बाद उस रंगे हुए कपड़े पर एक ब्लीचिंग एजेंट से बने पेस्ट से डिज़ाइन छापा जाता है। ये ब्लीचिंग एजेंट उस हिस्से के नीले रंग को हटा देता है या डिस्चार्ज कर देता है, जिससे गहरे नीले बैकग्राउंड पर सफ़ेद या हल्का डिज़ाइन उभर आता है।
अब अवरोधक छपाई को देखिए। रेजिस्ट का मतलब है रोकना। इसमें हम एक सफ़ेद बिना रंगे कपड़े से शुरुआत करते हैं। कपड़े पर रंगाई से पहले ही मोम या लेई जैसे अवरोधक पेस्ट से डिज़ाइन बना दिया जाता है। फिर कपड़े को नीले रंग में डुबोया जाता है। ये पेस्ट रंग को कपड़े में प्रवेश करने से रोकता है। तो मूल अंतर क्या है? इसे एक लाइन में याद रखिए। डिस्चार्ज में पहले से मौजूद रंग को हटाया जाता है, जबकि अवरोधक में रंग को शुरू में ही लगने से रोका जाता है। एक में रंग हटाने का काम हो रहा है, दूसरे में रंग को रोकने का। इस अंतर को हमेशा याद रखें। चलिए, अब क्लास के अंत में हम उन सभी महत्वपूर्ण शब्दों और शब्दावली का एक त्वरित पुनरीक्षण यानी रैपिड रिवीजन कर लेते हैं जो हमने आज सीखी हैं। ये शब्द प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधे सीधे प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें अच्छी तरह से समझना और याद रखना बहुत जरूरी है। एक एक करके इन शब्दों को फिर से दोहराते हैं ताकि ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएं। पहला है मॉर्डेंट यानी बंधक। याद कीजिए, हमने पढ़ा था कि यह एक रासायनिक पदार्थ है जिसका उपयोग क्षारीय रंगों को सूती जैसे कपड़ों पर पक्का करने के लिए किया जाता है। ये प्राइमर की तरह रंग और रेशे के बीच एक पुल का काम करता है। दूसरा शब्द है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो मतलब पानी और फिलिक मतलब प्यार करने वाला। तो ये वो रेशे हैं जो पानी को आसानी से सोख लेते हैं, जैसे हमारा सूती और ऊन। पानी सोखने के कारण इन पर रंगाई करना आसान होता है। तीसरा शब्द है हाइड्रोफोबिक। फोबिक मतलब डरने वाला। तो ये वो रेशे हैं जो पानी को दूर धकेलते हैं, जैसे कि सभी सिंथेटिक रेशे। पॉलिएस्टर, नायलॉन। पानी न सोखने के कारण इन पर रंगाई करना मुश्किल होता है और इसके लिए विशेष डिस्पर्स रंगों की जरूरत पड़ती है। चौथा है स्क्वीजी। याद आया? यह स्क्रीन प्रिंटिंग में इस्तेमाल होने वाला रबर का वाइपर है जिससे रंग को स्क्रीन की जाली के पार दबाकर कपड़े पर डिजाइन छापा जाता है। और पांचवा है डॉक्टर ब्लेड। ये भी एक महत्वपूर्ण उपकरण है। ये रोलर प्रिंटिंग में इस्तेमाल होने वाली स्टील की एक पतली ब्लेड है जो रोलर की सतह से अतिरिक्त रंग को साफ करती है ताकि प्रिंटिंग साफ और सटीक हो। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको रंगाई और छपाई की ये सभी तकनीकें अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जाने से पहले मैं आपके लिए एक विचार छोड़कर जा रहा हूं। आज हमने रंगाई और छपाई की पारंपरिक विधियां समझी। सोचकर बताइए, आने वाले समय में डिजिटल प्रिंटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन पारंपरिक शिल्पों को कैसे बदल सकते हैं। धन्यवाद।